Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is cyclotron. तो साइक्लोट्रॉन क्या है बेसिक? वो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, वो एक मशीन है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है कि भाई वो जो हमारा डिवाइस है वो डिवाइस का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके। तो वो बताने से पहले हम आगे का थोड़ा देख लेते कि भाई हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन सा था। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ मैग्नेटिक सोर्स। ओके, देन आपने हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है और इसमें आप एक क्यू चार्ज पार्टिकल्स को वी वेलोसिटी के साथ एंटर करवाते हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है, डीएक्सेलरेशन होता है या डायरेक्शन चेंज होती है। आपने देखा कि भाई उसकी डायरेक्शन चेंज होके वो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है क्या है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की क्वांटिटी हमने कैसे फाइंड आउट की थी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी वाला इक्वेशन से। और इसमें आपको मालूम पड़ा कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारा ये वाला जो फोर्स का इक्वेशन होता है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका इक्वेशन बनता है क्यू बी साइन थीटा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो उसकी फोर्स की क्वांटिटी भी जीरो हो सकती है। ठीक है, ओके। ध्यान पर हमने वो भी स्टडी किया हुआ था कि भाई जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है वो एक रिवॉल्यूशन करती है, तो रिवॉल्यूशन करने से उसकी भाई रेडियस कितनी होती है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की कि भाई उसकी रेडियस, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो सभी हमने क्वांटिटी एक डिराइव की। और देना पर हमने देखा कि भाई एक चार्ज पार्टिकल के पास मास भी होता है और एक वी वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यूसली क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है 1/2mv²। वो भी हमने फाइंड आउट किया था। ओके, देन आफ्टर लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या बताती है कि भाई जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करती है तब उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, बट वो मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास एक चार्ज वाली करेक्टरिस्टिक भी अवेलेबल है। अगर वो चार्ज वाली करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है तो उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट बना रहा होगा। ठीक है, तो उसके कारण वो जो हमारा फोर्स का इक्वेशन बनेगा वो फोर्स का इक्वेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देन आफ्टर मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन आप जानते हो एफ इज इक्वल टू क्यू, और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन हमने डिराइव किया था एफ इज इक्वल टू क्यू बी। दोनों को आप ऐड कर दो, दिस फोर्स इज नॉन एज द लॉरेंस फोर्स। ओके, देन आफ्टर हमने क्या स्टडी किया था कि भाई हमारे पास कोई एक कंडक्टर कैरिंग एलिमेंट अवेलेबल था। ऐसा कोई हमारे पास सिंपल सा एक तार अवेलेबल था, उसका नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, वो तो आपको मालूम है। ठीक है, देन आफ्टर आपने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा भाई, ट्रैवल करने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया तो उसके पास एक वी वेलोसिटी आ गई, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बन गया। वो एलिमेंट ने आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने पुट किया था, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी भाई, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स आपने फाइंड आउट किया था एफ इज इक्वल टू आई एन बी। वो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन आफ्टर आप उसकी भी आप डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आपको क्या बताती है कि भाई ऐसे आपको हैंड करना है, तो ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी एफ एम। आपको क्या याद रखनी, एफ एम। ठीक है, तो एफ दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस डायरेक्शन इज अ इलेक्ट्रिक करंट या वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो उसकी कारण आप उसकी डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हो। ओके, देन अपन हमने क्या स्टडी किया था कि भाई आप चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाते हो तब उस पर एक एक्सेलरेशन होता है, बट आप चार्ज पार्टिकल्स को कोई मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करवा रहे हो तब वो एक सर्कुलर मोशन करती है, बट उसका एक्सेलरेशन नहीं होता। तब चार्ज पार्टिकल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हो तब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मींस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, बट जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो उस पर कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन लगता है। वो एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर हम एंगल में इनपुट करवाते हो तो वो टर्न होकर अलॉन्ग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता था। ओके, देन आफ्टर हम एक चार्ज पार्टिकल्स को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले आए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक एंगल के रिस्पेक्ट में आपने एंटर करवाया और आपने देखा कि भाई उसका शेप एक हेलिकल शेप जैसा आपको नजर आ रहा था, और हेलिकल शेप में जैसा आपको नजर आया तो उसकी भी इसका मिसके पीस की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की थी। ओके, तो उसका दो कंपोनेंट हमको मिल रहा था ना वेलोसिटी का, यू cos थीटा एंड देन आपने यू sin थीटा। यू sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अप्लाइंग द फोर्स। वो एक मैग्नेटिक फोर्स वो जनरेट कर सकती है, उसके कारण वो अपना चार्ज पार्टिकल्स को एक रिवॉल्यूशन करवा सकती है। ठीक है, बट यू sin थीटा इज अ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल या एंटी पैरेलल मींस के साइन हो जाता है जीरो, तो वहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट नहीं लगेगा। बट यू cos थीटा एलिमेंट इज नॉट जीरो, तो यू cos थीटा तो कंटिन्यूसली लग रही है, इसके कारण आपका चार्ज पार्टिकल वो एक राइट इन डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली
जाएगा। तो उसकी इसका डिस्टेंस आपने निकाला था। पिच क्या होती है कि भाई आपके स्क्रू आपने देखे हुए होंगे, तो स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड होती है, तो थ्रेड की दोनों थ्रेड की इसका डिस्टेंस हम उसको क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं, ठीक है। देन आपने अपने एक वेलोसिटी सिलेक्टेड आपने स्टडी किया था, वेलोसिटी फिल्टर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमको एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हमको स्टडी करना था। वहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक मोमेंटम वाला, या तो कोई एक स्पेसिफिक वेलोसिटी वाला, या तो कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी वाला कोई एक चार्ज पार्टिकल हमको चाहिए, क्योंकि उसको हमको हीट करवा के उसकी कन्फिगरेशन हमको चेक करनी थी, ठीक है। ओके, तो ऐसे में आपके पास जो एक रेडियो एक्टिव सोर्स होती है, वो रेडियो एक्टिव सोर्स में तो डिफरेंट वेलोसिटी वाला अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स इमिट होते थे। बट इसमें से आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ करते हो और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करते हो, आपने स्टडी किया हुआ था। अगर आपकी वेलोसिटी से कोई उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक नीचे की डायरेक्शन में बेंड हो रहा था। और यहाँ पे हमने एक लीड का ब्लॉक रखा हुआ था, तो लीड का ब्लॉक के ऊपर हीट करेगा और लीड का ब्लॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और देन आप उसकी जो वेलोसिटी कम हो जाती थी, एक रिक्वायरमेंट वेलोसिटी से जो कोई अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम आएगी, तो अल्फा पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करती है, एक नेगेटिव प्लेट की तरफ उसको टूवर्ड्स ले जाती है। और देन आप यहाँ पे भी हमने कहीं लीड का ब्लॉक रखा था, उसके ऊपर में इसके हीट होकर और लीड का ब्लॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओनली फॉर कौन ट्रांसफर हो सकता है, जो एक वी वेलोसिटी वाला अल्फा पार्टिकल है वही एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। और उसका इक्वेशन भी हमने निकाला था कि भाई v = E/B, जिसके आपको वेलोसिटी 100 चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 100 टाइम्स ज़्यादा रखनी है। अगर आपको 1000 चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 1000 टाइम्स ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसका बेसिक इक्वेशन हमने ऐसे निकाला था। ध्यान आपने एक मैग्नेटिक बॉटलिंग भी बारे में आपने स्टडी किया हुआ था। तो मैग्नेटिक बॉटलिंग बेसिक क्या है कि भाई वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को स्टोर करके रखती थी, ठीक है, और उसमें से वो बाहर नहीं निकलने देती है। ओके, तो ध्यान हमको क्या करना था, उसका फ्यूजन करके हमको एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना था, उसके बारे में आपको मालूम है, बट वो एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर द स्टार्ट अवर द टुडे टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। ओके, तो साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन, वो एक बेसिक एक डिवाइस है। वो डिवाइस का यूज़ हम क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे हमको ऐसा कोई एक बॉक्स हमारे पास है, ठीक है। उसको हमको तोड़ना है कि भाई इस बॉक्स की इनसाइड क्या है, वो हमको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए आप क्या करते हो कि सिंपल एक हैमर ला के उस पर हीट करवाते हो, ठीक है। ओके, हैमर ला के आपने उस पर 1-2 बार आपने मारा और वो टूट गया। देन आफ्टर आपको मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड वो पार्टिकल थे। देन आफ्टर आपने एक बॉक्स का एक पूरा मिस के तोड़ दिया और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक मोलिक्यूल्स मिलेगा। और मोलिक्यूल्स को भी आपने तोड़ दिया तो आपको क्या मिला, एक एटम मिला। तो एटम को भी आपने तोड़ लिया तो आपने इनसाइड क्या देखा कि भाई एक न्यूक्लियस होता है। देन आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है। बट अभी आपको क्या करना है, न्यूक्लियस को भी तोड़ना है कि भाई न्यूक्लियस का भी आपको स्टडी करना है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको स्टडी करने के लिए आपको न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, बेसिक मिसके तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो तोड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए, हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल। तो हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल आप कैसे लाएंगे कि भाई उसका मास भी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका मास ज़्यादा होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पॉजिट्रॉन लाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इज हेवियर टू कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, because electron mass is 9.1 into 10⁻31 kilogram and mass of proton is 1.67 into 10⁻27 kilogram। उससे बहुत इसके हेवियर है। ओके, तो हमको एक प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, देन आफ्टर ये जो न्यूक्लियस है भाई, तो न्यूक्लियस के पास भी कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और हमारे पास एक प्रोटॉन एक हेवियर चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन को हमको एक एनर्जी देके उसको एक एनर्जी हमको इंक्रीज कर देनी है। अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 होती है। तो हमको क्या करना है, बेसिक जो हमारे पास एक मास ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल है, जिसके एक प्रोटॉन अवेलेबल है, वो प्रोटॉन को हमको एक वी वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। तो आप वी वेलोसिटी आप किसके कारण आप देंगे। ओके, तो आप वी वेलोसिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो, उसकी वेलोसिटी आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हो तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है, ठीक है। ओके, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो क्या करने लगेगा भाई, दौड़ने लगेगा, जैसे वो ट्रैवल करने लगेगा। ओके भाई, उसका भी चार्ज पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमने न्यूक्लियस रखा है, तो न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, रिपल्सन फोर्स होती है। तो रिपल्सन फोर्स होके वो कहाँ पे चली जाएगी भाई, ऐसे आई और ऐसे यहाँ पे मिस के उसको हिट करा ही बिना ही वो ऐसे चलेगी वापिस।
तो ये तो हमारा न्यूक्लियस का मिसके ब्रोक नहीं हुआ। हमको न्यूक्लियस को ब्रोक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, चार्ज पार्टिकल्स को। अब चार्ज पार्टिकल को एनर्जी कैसे देंगे, आपको चार्ज पार्टिकल को इसके वेलोसिटी आपको देनी है, तो आप कैसे देंगे कि देखिए कि भाई हमने यहाँ पे क्या मैकेनिज्म लगा दिया, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो उसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स को आप पुट करते हो तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है, F = QE। ओके, तो F = QE जितना फोर्स लगने से वो पार्टिकल क्या करने लगता है, एक्सेलरेशन करना लगता है। तो एक्सेलरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स के वेलोसिटी आपकी इंक्रीज ही होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके जाएगी। ओके, तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करने से हमको क्या मालूम पड़ा कि भाई हमको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे इतनी सी हमने मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया यहाँ पे इतना रीजन में, ठीक है। ओके, तो ये जो रीजन हमने बना लिया और ये दोनों प्लेट को हमने हाई पोटेंशियल कर दिया। ओके, तो हाई पोटेंशियल में सप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन जाएगी, हाई बन जाएगी। ओके, तो यहाँ से एक अल्फा मिसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया और कंटिन्यूसली उसका मिसके वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो गई। बट यहाँ पे रुक गया, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी प्लेट मिसके खत्म हो गई, ठीक है। ध्यान पर आपने क्या किया कि अभी भी आपको इसके जो टारगेट का जो वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी आपको नहीं मिली, तो आपको और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो डिस्टेंस इंक्रीज किया तो क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वापस डिक्रीज हो गई। वो आपको मालूम है कि भाई डिस्टेंस इंक्रीज करने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, सॉरी डिस्टेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं लगेगा, चलाया। बट आपको कंटिन्यूसली क्या करनी है, उसको एक्सेलरेशन करके उसकी वेलोसिटी आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज करनी है। आपको कितनी वेलोसिटी करनी है कि भाई आपका एक प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एक रिपल्सिव फोर्स को वो अपोज करके उस पर वो हिट करे, इतनी आपको एनर्जी उसको देनी है। क्या लाया, पहले आपने क्या देखा था भाई, एक न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो वो एक इसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएंगे और उसको देख के ही भाग जाएंगे, उसको हिट ही नहीं किया। क्यों हिट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। तो आपको क्या देना चाहिए, उसको एनर्जी और ज़्यादा देनी चाहिए, आपको उसको और मिसके तगड़ा बनाना चाहिए, उसकी एक एनर्जी आपको एक ज़्यादा कर देनी चाहिए। तो आप उसकी एनर्जी मिसके ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि भाई वो अल्फा पार्टिकल आएगा और उसका अपोज करके, किसका अपोज करके भाई, एक रिपल्सिव फोर्स का अपोज करके, और रिपल्सिव फोर्स का अपोज करके वो ऐसे उसको हिट करेगा, ठीक है। वो हिट बार बार करेगा तो आपको क्या फाइनल होगा, वो एक ब्रोक हो जाएगा, एक न्यूक्लियस आप ब्रोक हो जाएगा, और न्यूक्लियस को आप स्टडी कर सकते हो। ओके, और हमारे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को ब्रोक करके अभी एक दूसरा भी पार्टिकल अब फाइंड आउट किया, उसको हम बोलते हैं कि गॉड पार्टिकल। वो अभी आपको स्टडी नहीं करना है, बट अभी रिसर्च उस पर चल रहा है कि भाई गॉड पार्टिकल क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो सभी साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट न्यूक्लियस को ब्रोक किया, तो न्यूक्लियस को ब्रोक क्या कैसे किया कि भाई हमारे पास एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो हमारे पास हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल में मीन्स उसकी मास तो भाई कॉन्स्टेंट होती है, बट उसकी वेलोसिटी ज़्यादा करनी है। तो वेलोसिटी ज़्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को हाथ में पकड़ के हमको दौड़ना पड़ेगा क्या, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको एक साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, वो साइक्लोट्रॉन डिवाइस क्या करती है, वो उसकी कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी, और लास्ट में उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि भाई हम वो चार्ज पार्टिकल्स को एक टारगेट पे हिट करवाते, उसको हम ब्रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो साइक्लोट्रॉन की मीन्स के आपको डिस्क्रिप्शन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, वो सभी फिनोमिना अभी आपको स्टडी करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने बेसिक उसका फंक्शन क्या देखा कि भाई हमारे पास एक आयन पार्टिकल्स है, वो आयन पार्टिकल को एक उसकी वेलोसिटी हमको ज़्यादा करनी है। उसकी वेलोसिटी हम ज़्यादा करेंगे तो 1/m² से उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और वो अल्फा पार्टिकल्स को का तो कोई आयन पार्टिकल्स को, और आयन पार्टिकल्स को हम एक न्यूक्लियस पे इसके हीट करवा के उसको एक एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। वो उसका फंक्शन है कि भाई आयन पार्टिकल का हमको एनर्जी उसकी ज़्यादा कर देनी है, वो उसका फंक्शन है। ओके, देन आफ्टर उसका भाई शेप कैसा होता है वो आपको स्टडी करना है। मैंने आपको बताया कि भाई ये दो प्लेट होती है, तो दोनों प्लेट के बीच में आपने क्या कर लिया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया था। बट ये जो दोनों प्लेट है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा है, मिनिमम है। और आपके पास वेलोसिटी का भी इक्वेशन अवेलेबल है जो आपने न्यूटन्स लॉ में स्टडी किया होता है, v² = u² + 2a d। अगर डिस्टेंस आपका जितना ज़्यादा
तो उसकी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पे आपने डिस्टेंस क्या रखा है, कम रखा है। क्यों कम रखा है? क्योंकि डिस्टेंस कम रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन बनेगा, QE/m, ऐसा भी आपने स्टडी किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, सो दैट एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम एंड देन आपका वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम। बट वेलोसिटी मैक्सिमम कब तक रहती है, जब तक आपका चार्ज पार्टिकल ए वाली प्लेट से ए वाली प्लेट पे नहीं आता तब तक, ठीक है। देन आप तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं अवेलेबल है, तो उस पर एक्सेलरेशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। देन आपने क्या सोचा कि भाई इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम ज़्यादा कर दे, ऐसा ऐसा हमने कर दिया। देन आप हाई पोटेंशियल हमने दे दिया, तब भी उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो भी क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच का रिलेशनशिप अवेलेबल है। तो वो इक्वेशन क्या आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V/d। अगर डिस्टेंस हमने ज़्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो वापस उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, तो आपको कौन सा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि भाई आपके पास एक तो प्रिंसिपल अवेलेबल है कि भाई आपको अगर एक चार्ज पार्टिकल्स का एक V वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी है, तो बेसिकली आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस पर वो फोर्स लगाती है, F = QE, और इतना फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेशन कर देती है, ठीक है। ओके, तो आपको एक माइंड में आ गया कि पहले तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि अप्लाइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी ही चाहिए। ओके, ध्यान अपना हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ कर लेंगे। क्यों मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल आपने इतना गैप रखा, तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल्स आया, देन आप यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या करती है, उसको टर्न करके वो वापस यहाँ पे ले आती है। आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, देन आप मैग्नेटिक फील्ड आई, तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, उसको टर्न कर दिया और वापस उसमें क्या हो गया कि भाई वो टर्न तो होती है, बट उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस होता है? नो, वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। आपने स्टडी किया कि भाई ओनली फॉर उसकी डायरेक्शन वो चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से वो रिटर्न आती है, देन आप हमको क्या करना है, यहाँ पे मीन्स के वापस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। यहाँ पे एक एग्जिट होकर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो वापस उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो चार्ज पार्टिकल्स आपका रोटेशन करेगा। तो ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बनाना है। वो कंस्ट्रक्शन और डिवाइस को हम क्या बोलते हैं कि साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक लंच बॉक्स का कोई एक बॉक्स अवेलेबल है, ऐसा कोई एक बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो हम उसको क्या करते हैं, बीच में से हम काट देते हैं। भाई बीच में से काट दिया तो हमारे पास बॉक्स कितना हुआ, 2। ओके, तो वो शेप क्या हो गई, डी शेप हो गई, ठीक है। तो डी शेप हो गई, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया कि भाई डिश, दोनों को डिश नाम दे दिया, डिश D1 एंड देन आपने डिश D2। वो अंदर से क्या होगी, भाई होलो होगी। ओके, तो ऐसा हमको एक 2 कंडक्टर लानी है, एक ऐसा आपको एक प्लास्टिक का नहीं, बट आपको एक कंडक्टर, एक मेटल का आपको कंसिडर करना है, ठीक है। और दोनों को आपको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, और बैटरी के साथ एक ऑक्सीलेटर पे आपको रखना है। ऑक्सीलेटर कंटिन्यूसली क्या करेगा, उसका टर्मिनल चेंज करेगा, ठीक है। वो सारे फिनोमिना हम अभी अपने देखने वाले, ठीक है। ओके, हमको स्टडी करना है एक डिवाइस, एक साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ओके, तो साइक्लोट्रॉन तो आपको बेसिक आपको मालूम पड़ गया। तो वो मीन्स के एक क्या करेगा, एक आयन पार्टिकल्स की एनर्जी हमको इंक्रीज करनी है, तो हमको एक साइक्लोट्रॉन को हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि भाई इट इज़ अ डिवाइस, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, is made to produce high velocity। वो क्या कर देगा, उसकी वेलोसिटी हाई कर देगा, ठीक है। वेलोसिटी हाई करने होने से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/mv², सो दैट वेलोसिटी इज इंक्रीज, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। हाई एनर्जी आयन, ठीक है। ओके, देन पे वो उसका कौन सा प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है कि भाई आपको चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेशन करवानी है, आपको एक कोई चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेशन करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट कर दोगे। तो एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने से उस पर एक फोर्स लगेगा, F = QE। तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। तो आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तो वो उसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लगते हैं उसका प्रिंसिपल। When a charged particle
when the charged particles travel in electric field, traveling in electric field, its velocity इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमको ओनली फॉर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही रखनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जैसे जैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज करके जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी तो कम होके जाएगी। तो आपको यहाँ पे कोई एक ऐसी मैकेनिज्म रखनी चाहिए कि भाई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स टर्न होके और वापस यही इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस आए। ख्याल आया आपको कि भाई आपके पास यहाँ पे दो, आपके पास ऐसी कोई प्लेट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऐसी मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपने चार्ज पार्टिकल्स को रखा, वो चार्ज पार्टिकल्स यही डायरेक्शन में जाएगा, बट वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक कि उस पर एक्सेलरेशन लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आ गया देना पे, तो वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है, ओके। तो एटमॉस्फेयर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट बनाना चाहिए कि भाई वो चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ से ऐसे आए और वापस टर्न होकर वापस यही फील्ड में वापस आए। ठीक है, और जितनी बार ये फील्ड में से वो मीन्स का टर्न होके वो वापस आती है, इतनी बार उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होके जाएगी, क्योंकि आप जितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाते हो इतनी बार उसका एक्सेलरेशन होता है। तो पहले आप लाए, पहले आपने उसमें लाए तो उसका वेलोसिटी हो गई v, देन आपने वो टर्न होके वो वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v, देन आपने वो वापस यहाँ से टर्न होके वापस आई तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3v। वो कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वापस उसको क्या आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है। जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तब उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन लगने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा दिया, बट हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है कि भाई वो चार्ज पार्टिकल्स को टर्न कर देती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इसके फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसको एक्सेलरेशन करती है। तो हमको यहाँ पे दोनों फील्ड का यूज़ करके एक डिवाइस हमको बनानी है, वो डिवाइस है हमारी एक साइक्लोट्रॉन। हम दोनों फील्ड का हमने यूज़ किया तो इसलिए हमको उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ किया है, देन आपने मैग्नेटिक फील्ड का भी आप यूज़ करते हो। ख्याल आया आपको, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फिनोमिना है कि भाई वो उसकी वेलोसिटी वो ज़्यादा कर देगा। ओके, देन आफ्टर एंड इन व्हेन मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करवाएंगे, इट्स मैक्स दी सर्कुलर मोशन। वो आपको मालूम है कि भाई वो क्या करने लगेगी, एक सर्कुलर मोशन करने लगेगी। इट मैक्स सर्कुलर मोशन। ओके, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, ओके। ये दोनों के अब मिसके आप ऐसे मान ले कि भाई ये दोनों प्लेट की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम ज़्यादा कर दे। अगर आपने डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो आपके पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप उसका डिस्टेंस भी दोनों प्लेट का गैपिंग भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देन आपने वेलोसिटी इंक्रीज करने का क्या मैकेनिज्म होता है कि भाई हमारा न्यूटन्स का लॉ हम एक इक्वेशन बताती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करना है तब भी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का आपको एक चार्ज पार्टिकल्स को एक हाई डिस्टेंस पे आपको एक्सेलरेशन करनी है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। देन आपने दूसरा भी इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, v इज इक्वल टू u प्लस at, कि आपको कंटिन्यूसली आप कितना टाइम तक उसको एक्सेलरेशन करवाते हो, कि भाई यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ तक जाने का टाइम बहुत कम लगता है, तो आप कम टाइम में एक्सेलरेशन करवाते हो तो उसकी वेलोसिटी कम मीन्स का इंक्रीज होगी, और ज़्यादा जितना टाइम आप एक्सेलरेशन करवाते हो उतनी उसकी वेलोसिटी भाई ज़्यादा होती है। और टाइम के रिस्पेक्ट में वो बताती है ये वाली इक्वेशन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये वाली इक्वेशन आपके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। क्या भाई आप चार्ज पार्टिकल्स को जितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डिस्टेंस के रीजन में आप रखते हो उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये वाली इक्वेशन आपको ये बताती है कि भाई आप जितने टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो उतना एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एक्सेलरेशन होकर उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो ये प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन है वो आपको याद होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी तब वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेशन करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी तो वो एक्सेलरेशन नहीं करती है, बट उसके वो डायरेक्शन वो चेंज करके वो सर्कुलर मोशन बना देती है। ठीक है, ओके। देना पर हमको देखना है उसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम। ओके, हम पहले उसका डायग्राम ही हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके।
तो हम उसका डायग्राम हम स्टडी करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि भाई ओके हमको पहले क्या कंसिडर करना है कि सिंपल सा एक बॉक्स, ऐसा हमारे पास कोई एक सिंपल सा एक बॉक्स अवेलेबल है। ओके, ये बॉक्स को अगर हमने सेंटर में से हमने काट दिया, ये बॉक्स आपका कोई एक लंच बॉक्स का ही बॉक्स आप मान लीजिए, ठीक है, और आपने सेंटर से ऐसे उसको काट दिया, तो आपका पार्ट कितना पड़ गया भाई 2। ये पार्ट कैसा शेप का है, डी शेप का है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया, डिश, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया डिश, और उसको भी हमने नाम दे दिया डिश। ओके, तो ये डिश हमारी D1 और ये डिश हमारी D2, ऐसे हम उसको नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। और वो क्या होती है भाई, होलो होती है, एक डब्बे जैसी है, तो बीच में से हम काट देंगे तो इनसाइड क्या होगा भाई, होलो होगा। बट ये आपका कोई एक प्लास्टिक का लंच बॉक्स नहीं है, ये आपका कोई मेटल का लंच बॉक्स है, ठीक है। ओके, मैं तो लंच बॉक्स का ओनली फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको मालूम पड़े इसलिए, बट ये तो बहुत हेवी होता है। ओके, और हमने उसको एक आमने सामने ऐसे रख दिया। देखिए मैं यहाँ पे मैं वापस उसकी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक डी आपने ऐसी रख दिया। ओके, देन आपने एग्जैक्ट उसके सामने आपने यहाँ पे दूसरी डी आपने रख दिया। ओके, ये आमने सामने आपने एक दोनों डी रख दिए। ये जो आप इनसाइड आप देख रहे हो एक होलो होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको दूसरा क्या चाहिए कि भाई आपका जो आयन पार्टिकल है, तो आयन पार्टिकल का एक सोर्स चाहिए जो एक सेंटर में हम रखने वाले हैं, ठीक है। आयन पार्टिकल का सोर्स मीन्स के एक आपने बोला ना कि भाई यहाँ पे आप आयन पार्टिकल को हीट करवाएंगे, कोई एक मीन्स के एक लो मास वाला पार्टिकल नहीं चलेगा, ठीक है, वो एक थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, तो हम एक आयन पार्टिकल्स हम ले आएंगे। तो हमको एक आयन पार्टिकल्स लेने के लिए उसका कोई सोर्स हमको यहाँ पे सेंटर में रखना पड़ेगा। तो भाई आयन पार्टिकल का सोर्स क्या होता है, एक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा है, ओवन देखा है आपने, ओवन। तो ओवन में क्या होती है कि भाई हम थोड़ा सा फूड इसके इनसाइड हम डाल देंगे और थोड़ा टाइम के बाद वो एक हीट होने लगेगा। क्यों हीट होने लगेगा, क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन का आप हीट करवाते हो, इलेक्ट्रॉन को आप हीट करवाते हो, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा एक मटेरियल होती है, वो मटेरियल में से कंटिन्यूसली मीन्स के आप मटेरियल एक कंडक्टर की होती है, और इसमें कंटिन्यूसली आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे इमिट होती है और पॉजिट्रॉन पे इमिट होती है। वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपने फूड पे हीट करवा दिया, तो फूड पे हीट करवा दिया तो फूड का टेम्परेचर मीन्स के इंक्रीज हो गया। चला है आपको, ये यहाँ पे ऐसी मैकेनिज्म आपको एक हीटर यहाँ पे रख देनी है, वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, वो अल्फा मीन्स के एक पॉजिट्रॉन को ये प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे हमने सेंटर में रख दिया एक सोर्स, वो कंटिन्यूसली पॉजिट्रॉन को क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है। ओके, ये जो हमारी डी है हमने उसको नाम दे दिया डीज, क्योंकि उसका शेप कैसा है, डी टाइप का शेप है इसलिए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ए वाली डिश को हमने यहाँ पे एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, बट बीच में हमने रख दिया ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। ओके, देन आफ्टर एक दूसरा एन पी हमने एक यहाँ पे लगा दिया। ऑक्सीलेटर के पास होती है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक बैटरी होती है, ठीक है। ओके, और बैटरी का पोटेंशियल हमने रख दिया हाई, 10,000 वोल्ट हमने रख दिया। ओके, देन आफ्टर पहले तो ये हमारी जो D1 है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और यहाँ पे एक इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, देखिए कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बन गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाना चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आई, बट यहाँ पे वो मिस के इतना डिस्टेंस डाल करके रुक गई। क्यों रुक जाती है, क्योंकि एक होलो कंडक्टर है ना। तो आपने स्टडी किया चैप्टर नंबर 1 में एक होलो स्फेरिकल सेल, तो होलो स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलाया तो यहाँ तक आके वो रुक जाएगी, क्योंकि एक होलो कंडक्टर में आ गई। तो होलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिसके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेट लगाना पड़ेगा। क्यों मैग्नेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनसाइड होलो पे बेस के एग्जिट हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या करेगी, यहाँ पे टर्न होकर वो वापस आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई मैग्नेट लगा दिया। ऐसे यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लगा दिया ऐसे कि भाई ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। तो ऐसे यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई। ओके, हमने एक यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट हमने लगा दिया, ठीक है। तो मैग्नेट का इफेक्ट से वो क्या करेगी भाई, जैसे आपकी चार्ज एक होलो कंडक्टर में आएगी वो टर्न होके यहाँ से वापस ऐसे ही चली जाएगी।
भाई ये टर्न होके यहाँ पे आई तो सामने तो पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती है, तो वो चार्ज पार्टिकल्स का क्या करेगा, अपोज। और चार्ज पार्टिकल्स का अपोज ना करे तो हमने उसका टर्मिनल को हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमने ऑक्सीलेटर लगाया है तो ऑक्सीलेटर कंटिन्यूसली क्या करता है, ऐसे ऐसे वो टर्न करती है, ठीक है। ओके, तो ये ऑक्सीलेटर का टर्मिनल और टर्न करके ये उसको बना देती है नेगेटिव और उसको बना देती है पॉजिटिव। तो ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव प्लेट और ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई ऑक्सीलेटर से। ऑक्सीलेटर का फंक्शन क्या होता है, वो टर्मिनल कंटिन्यूसली चेंज करता है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेसिक हो तो आपको मालूम है कि भाई पर सेकेंड में उसका नंबर ऑफ रोटेशन कितना होता है, उसको हम बोलते हैं मीन्स के फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमने जो यूज़ की है ना, सपोज कि आप मान लीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ है। 10⁶ को आपको मालूम पड़ता है कि भाई 10 लाख समथिंग होती है, ठीक है। तो 10 लाख बार मीन्स के 1 सेकेंड में वो अपना टर्मिनल को चेंज करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड लगती है और नैनो सेकेंड में वो एक टर्न होके मीन्स के यहाँ पे वापस आएगी। तो इतनी देर में यहाँ पे आपका टर्मिनल चेंज होना चाहिए। अगर टर्मिनल नहीं चेंज किया तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएगी, ख्याल आया आपको। और ये चार्ज पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ट्रैवल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन होती है और इसका एक्सेलरेशन आपका मालूम है, F = Q होएगा और A = मीन्स के E/m आप लिखते हो, ठीक है। ओके, तो उसका एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक का इफेक्ट से उसको टर्न करवा के वापस यही इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको भेजना है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो हमारा ऑक्सीलेटर होता है वो ऑक्सीलेटर कंटिन्यूसली क्या करता है, उसका टर्मिनल की वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, तो बेसिक मीन्स का हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ। ओके, आप उसको मीन्स के ऐसा आपका कंस्ट्रक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपका एक रिक्वायरमेंट डिवाइस कौन कौन सा अवेलेबल है, मैं रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइस में यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक AC 2 डिश होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर टर्मिनल चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीलेटर होना चाहिए। ऑक्सीलेटर क्या करती है, कंटिन्यूसली उसका टर्मिनल चेंज कर देती है और उसके पास पोटेंशियल कितना है, 10,000 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁶ हर्ट्ज। ओके, देन आफ्टर आपको एक थर्ड क्या चाहिए, आपको एक मैग्नेट चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको चाहिएगा क्योंकि मैग्नेट फील्ड का इफेक्ट बनाने से, तो मैग्नेट आपको चाहिए। देन आफ्टर आपको क्या चाहिए कि भाई सोर्स पार्टिकल्स मीन्स के आपका एक आयन पार्टिकल्स को जो प्रोड्यूस करे वो ऐसा कोई आपको सोर्स चाहिए। तो सोर्स क्या होती है, एक मीन्स के हीटर भी आप ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो जिसमें से कंटिन्यूसली क्या हो प्रोड्यूस मीन्स के कोई अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली, अल्फा पार्टिकल या तो पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन को ही हम अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं। ओके, तो कोई एक सोर्स आपको चाहिए, सोर्स ऑफ आयन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जी आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये आपका एक सिमेट्रिक डायग्राम है। तो आपको डायग्राम में आपको मालूम पड़ा। ओके, देन आफ्टर हमको उसका वर्किंग के बारे में हमको स्टडी करना है। ओके, तो वर्किंग के बारे में देखिए, हमको देखना है वर्किंग। तो वर्किंग में हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास 2 डिश अवेलेबल थी तो मैं यहाँ पे वापस 2 डिश में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसी डी शेप की, और यहाँ पे दूसरी अवेलेबल थी ऐसी। ओके, ये डिश को मैंने यहाँ पे बैटरी के मीन्स के ऑक्सीलेटर के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसे, इससे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁶ हर्ट्ज और उसका पोटेंशियल कितना है, V = 10⁴ वोल्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। और सेंटर में हमने क्या रख दिया, एक Q चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि उसका सोर्स है। ओके, स्टार्टिंग में उसके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मीन्स के यही डायरेक्शन में आपकी बनेगी। तो चार्ज पार्टिकल यही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। यही चार्ज पार्टिकल यही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन अवेलेबल है ना, F = QE। ओके, देन आफ्टर F = आप MA भी लिख सकते हो, MA = QE और A = क्या होगा, QE/m। ओके, तो एक्सेलरेशन कौन करता है, ये चार्ज पार्टिकल। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में हो जाती है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ D1 डिश और दिस इज द D2 डिश। ओके, देन आपको ये तो एक होलो कंडक्टर है तो उसके इनसाइड आएगी, देन आपको तो वो रुक जाएगी। तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगाती है, देखिए मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने लगा दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा मैंने क्यों लगाया, देखिए कि आप लेफ्ट हैंड फ्रेम यूज़ करके आप देख सकते हो कि भाई ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड AC है और वेलोसिटी हमारी चार्ज पार्टिकल की AC, तो उसमें फोर्स लगेगा, यहीं पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसा ट्रैवल किया, देन आफ्टर वो यहाँ से टर्न होके यहाँ पे आ गई। ओके, वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आने के लिए उसने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया। देन पर टर्न करने के लिए उसने किसका यूज़ किया, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया, क्योंकि वो होलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को टर्न करवा देती है। ओके, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसमें जितना टाइम लगता है यही टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल को चेंज कर देनी है। तो आपको मालूम पड़ा कि वो चार्ज पार्टिकल के पास क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे हम फाइंड आउट करेंगे, उसका कोई का टाइम पीरियड भी होता है। वो टाइम पीरियड को आपको एक ऑक्सीलेटर के साथ कंपैरिजन करके सेट करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि भाई ये जो ऑक्सीलेटर का टाइम पीरियड है वो 1 माइक्रो सेकंड है, 1 माइक्रो सेकंड है। 1 माइक्रो सेकंड में वो अपने टर्मिनल को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल्स में इसके मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा दिया होगा, 1 माइक्रो सेकंड। तो 1 माइक्रो सेकंड हो गई, तो उसने क्या कर दिया, ऑक्सीलेटर ने टर्मिनल को चेंज कर दिया कि भाई ये पॉजिटिव थी और नेगेटिव थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, ये यहाँ पे नेगेटिव होगी। आपको टर्मिनल क्यों चेंज करना है, आपका मालूम पड़ा, क्योंकि आपने ऐसा ही टर्मिनल रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके अपोज करेगी, क्योंकि अभी दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ख्याल आया। तो इतना डिस्टेंस उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल किया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v, उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो एक v वेलोसिटी कांस्टेंट से एक चार्ज पार्टिकल्स वो वापस इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ गई, देन आपने उसका टर्मिनल आपने चेंज कर दिया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। आपको जाना इधर है, तो वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी AC बन गई, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना ऑक्सीलेटर यूज़ किया है, ठीक है। ऑक्सीलेटर टर्मिनल चेंज करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AC हो गई। तो वापस एक क्यू चार्ज पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो वापस उसका आइसोलेशन हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 2v। ओके, तो 2v वेलोसिटी हो गई। देन पर एक होलो कंडक्टर में वो आया, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोमिनेंट थी, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या करेगी, वापस वो ऐसे टर्न करेगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, देन पर जैसे यहाँ से इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, उसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, 1 माइक्रो सेकंड होगा। तो 1 माइक्रो सेकंड में वापस ऑक्सीलेटर ने क्या कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिया, और ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी AC बनेगी, और ये चार्ज पार्टिकल्स वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास आउट होके वो ऐसे टर्न होके यहाँ पे आ गया, तो वापस उसकी स्पीड क्या हो गई, 3v। चला है वो, तो मीन्स के आपकी स्पीड पहले v थी, देन आफ्टर वो वापस केस में से आया तो 2v डबल हो जाएगी, देन आफ्टर 3 टाइम्स हो जाएगी। वो तो आपका एसलेशन के डिपेंडेंट है कि भाई एसलेशन आप v रखे हैं तो v 2v 3v होती है, अगर आपने 2v रखा है तो v 2v 4v हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे टर्निंग करके आया। ओके, आप देखिए कि भाई उसका जो ये जो इसके जो पार्ट है ना, डिस्टेंस उसका इंक्रीज होके जा रहा है। क्यों इंक्रीज होके जा रहा है, कि भाई डिस्टेंस तो इंक्रीज होके जाएगा, बट साथ साथ में उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होके जा रही है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगी, कांस्टेंट ही होने वाली है। ख्याल है आपको। देखिए कि भाई पहले उसने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ट्रैवल किया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तब उसके पास वेलोसिटी v ही अवेलेबल थी। ध्यान पर वो यहाँ से जैसे एंटर किया तो उसने डिस्टेंस डबल ट्रैवल किया। क्यों, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी भी 2 टाइम थी, क्योंकि उसको 1 माइक्रो सेकंड भी आपने दिया हुआ है। 1 माइक्रो सेकंड जितना टाइम दिया इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर देती है, ठीक है। ध्यान पर वो वापस क्या करेगी, उसका टर्मिनल चेंज करके वो ऐसे यहाँ पे रिवॉल्यूशन करने लगेगी, और एवरी रिवॉल्यूशन में उसकी स्पीड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। वो कहाँ तक चलती है कि भाई ये जो उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस है कि डी की जितनी हो जाएगी तब तक वो चलेगी। ध्यान पर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक विंडो, और विंडो में से वो बाहर निकल के हमने यहाँ पे के टारगेट को रख दिया, मीन्स के हमारा एक न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पे रख दिया कि भाई उसकी वेलोसिटी ऐसा टर्न सपोज के 2000 टाइम्स हुआ, तो 2000 टाइम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। और देन अपन ये जो हमारे यहाँ पे विंडो में से वो एक अल्फा आपका चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से हीट होके यहाँ पे एक न्यूक्लियर अपने टारगेट रख दिया, ठीक है। ओके, और यहाँ से उसकी स्पीड क्या हो गई, हाई स्पीड। आपको मालूम पड़ा कि भाई साइक्लोट्रॉन का मैकेनिज्म क्या होती है। आपको 2 ही मैकेनिज्म याद रखनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंटिन्यूसली उसको एक्सलेशन करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको टर्न कर देती है, ठीक है। वो सारा वर्किंग यहाँ पे आपको लिखना है। ओके एन आयंस इज इजेक्टेड आउट ऑफ अ सोर्स। यहाँ पे हमने सेंटर में जो सोर्स रखा है इसमें से आपका एक आयन पार्टिकल्स क्या होता है, इसके इमिट होता है, इजेक्ट होता है।
लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द D1 to D2। तो स्टार्टिंग में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना लिया था कि हमारी ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये हमारी नेगेटिव प्लेट थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पॉजिटिव को नेगेटिव में इसके D1 to D2 आपने बना लिया था। एट दैट इंस्टेंस द फोर्स, तो भाई इलेक्ट्रिक का चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा QE, तो वो क्या करने लगेगा, एक्सेलरेशन करने लगेगा E इज इक्वल टू QE अपॉन m। देन आप उसकी वेलोसिटी क्या होती है, V इज इक्वल टू U प्लस AT होती है ना। अपन स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो उसका एक्सेलरेशन हुआ इतनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे स्पीड उसकी क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं, स्पीड इंक्रीज व्हेन एंटर्स D2, और जो D2 में इनसाइड एंटर होती है तब तक उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। देन आफ्टर इनसाइड द D2 इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ कि भाई ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर में थे और यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा दिया ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे हमने साउथ पोल लगा दिया, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई। ओके, देन आफ्टर हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो सेंटर वाला चार्ज पार्टिकल है तो उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मीन्स के मिनिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में मिनिमम होता है। इसलिए वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेशन करके वो सामने वाली D2 वाली होलो कंडक्टर में वो चली जाएगी। ख्याल है आपको, ठीक है। भाई सेंटर में दोनों फील्ड का इफेक्ट तो है ही, बट कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए वो एक्सेलरेशन करती है और एक्सेलरेशन करके वो D2 होलो कंडक्टर में चली जाती है और होलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0। देन आपने वहाँ पे कौन प्रोमिनेंट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोमिनेंट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को एक सर्कुलर मोशन में देती है, ठीक है। ओके, देन आपने आपको यही लिख देना है, बट मैग्नेटिक फील्ड B इज एग्जिट। तो मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे एग्जिट है, तो वो क्या करेगी, देयरफॉर आयन मेक सर्कुलर मोशन, ठीक है, और सर्कुलर मोशन वो करवा देती है। एंड आफ्टर हाफ सर्कल, वो एक हाफ सर्कल बनाती है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, इट वंस अगेन appear in the gap from the direction of electric field is D to D1। ख्याल आया आपको। यहाँ पे देखिए कि भाई स्पीड उसकी इंक्रीज होती है व्हेन एंटर द D2, इनसाइड द D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिट, देयरफॉर द आयन मेक सर्कुलर मोशन एंड आफ्टर द हाफ सर्कल, वो एक हाफ सर्कल वो ट्रैवल करके वो वापस एक गैप में आ जाती है, तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, D2 to D1। मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। देखिए यहाँ पे पहले चार्ज यहाँ पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AC थी, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक V वेलोसिटी की डायरेक्शन भी AC आ गई। देन आफ्टर वो यहाँ से एक हाफ सर्कल टर्न लगा के देन आपने यहाँ पे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगी, ठीक है। ओके, देन आपने हमको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन आपको स्टडी करना है कि भाई सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स के उसका क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीलेटर के पास भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। मीन्स के एक ऑक्सीलेटर अपना टर्मिनल 1 माइक्रोसेकंड में वो चेंज कर देता है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 1 माइक्रोसेकंड लगती है उसको टर्मिनल चेंज करने की। ओके, तो आपका जो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है और मूविंग चार्ज पार्टिकल का भी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी सेट करनी पड़ेगी, 1 माइक्रोसेकंड आपको सेट करनी पड़ेगी। कि आप यहाँ पे देखिए कि भाई ये आपका चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो पहले ट्रैवल करता था, देन आपको उसको ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल करना लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे वापस में ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी 2 प्लेट है। ओके, आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ओके, तो उसका टाइम लगा 1 माइक्रोसेकंड। देन आफ्टर वो वापस वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट में आती है और इतना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। देखिए कि भाई उसका डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज। देन आफ्टर उसको यहाँ से वापस गैस में आया और इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो आप कंटिन्यूसली आप देखते जाए कि भाई उसका डिस्टेंस ट्रैवल करने की वैल्यू क्या हो जाती है, डिस्टेंस आपका इंक्रीज होके जाता है। तो डिस्टेंस आपका इंक्रीज होके जाएगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि डिस्टेंस को आपको मैक्सिमम ट्रैवल करना है तो आपका टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बट दिस इज़ अ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि आपका मिसका चार्ज पार्टिकल्स पहले यहाँ से इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। देन आफ्टर वो वापस यहाँ पे इतना जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर डिस्टेंस भी इंक्रीज कर दिया और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, आप सेम टू सेम टाइम पे वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ कि भाई आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है और आपकी बाइक मिस के जा रही है 30 किलोमीटर की स्पीड में, ठीक है। ओके, तो वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, मिस के वो एक है, मिस के सपोज आप मान लीजिए कि भाई उसका इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगती है 1 मिनट। कितना टाइम लगती है, 1 मिनट टाइम लगती है। ओके, 2 मिनट लगती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, और 1 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो आपको एक 2 मिनट लगती है। ओके, देन आफ्टर आपको डिस्टेंस आपका डबल कर दिया 2 किलोमीटर, और टाइम आपको वो भी 2 मिनट ही रखनी है, तो आपको बाइक कितनी स्पीड से चलानी पड़ेगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलानी पड़ेगी। तो ऐसा तो यहाँ पे हुआ कि भाई एक चार्ज पार्टिकल पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती थी तब उसकी स्पीड भी वी थी। देन आफ्टर उसका डिस्टेंस में इसके 2 टाइम्स जितना हो गया तब उसकी स्पीड भी डबल हो जाएगी, तो उसका टाइम पीरियड में कोई चेंजेस आने वाला है, नहीं आने वाला, ठीक है। ओके, और बेसिक हमारी टाइम पीरियड की जो, और आप देखिए कि भाई उसकी जो रेडियस है ना, सर्कुलर मोशन की रेडियस वो कंटिन्यूसली क्या होके जाती थी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और वंस टाइम ऐसा आएगा कि भाई उसकी जो रेडियस है वो एक डी की जो रेडियस है इतनी हो जाएगी। ओके, तब उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, तो उसका जो टाइम पीरियड का इक्वेशन हमने निकाला था आगे, वो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या था, 2πm/qb था। तो आप देखें कि भाई वो यहाँ पे रेडियस की कंपैरिजन में उसका कोई टाइम पीरियड में इसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, यहाँ पे कोई रेडियस जैसा कोई आया ही नहीं है, इसलिए उसका टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चला आया? ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भाई, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी f = QB/, हम 2πm लिख सकते हैं। तो वो वाली प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मीनिंग हुआ कि भाई ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी तेरा पर मूविंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब भी ये प्रोसेस हो सकती है। अगर कोई मिस के स्टेप डाउन हो गया, मिस के स्टेप आउट हो गया, तो स्टेप आउट का क्या मीनिंग होता है कि भाई वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे आया और आपकी जो मिस के ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मिस के इक्वल्स नहीं है, तो क्या होगा कि भाई ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, तो आपका जो ऑक्सीलेटर है तो उसने टर्मिनल ये भी नहीं चेंज किया, तो टर्मिनल नहीं चेंज किया तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ तक रुक जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। क्या आया? ओके, तो यहाँ पे मिस के आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपकी रुक सकती है अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं है तब, ठीक है। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन भी यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस के पैरामीटर अवेलेबल है कि भाई दोनों की आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, सेम रखनी है। ओके ओके, तो आपको एक टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट हुआ। ओके, तो टाइम पीरियड t = 2πm/qb, वो एक रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय दिस टाइम ई ऑल्सो चेंज, मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आप चेंज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम d to d1। इतना टाइम में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, d2 to d1 कर देनी है। therefore ion has again accelerated and it enter d1 with increased speed। तो वापिस उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज स्पीड ड्यू टू इंक्रीज स्पीड, पर स्पीड इंक्रीज होने से उसकी रेडियस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने रेडियस का इक्वेशन आपने स्टडी किया हुआ है, r = mv/qb। उसमें आप देख सकते हो कि भाई जैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। एज द पाथ इज बिकम अ स्पाइरल, और उसका पाथ कैसे बनता है, स्पाइरल जैसा इसका उसका पाथ बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई उसका पाथ एक स्पाइरल जैसा है। ओके, तो ये जो आपका पाथ बन रहा है एक स्पाइरल जैसा बन रहा है, ठीक है। ओके, हेंस द पाथ become a spiral। उसका पाथ स्पाइरल जैसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि भाई
आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की रेडियस चेंज हो रही है। अगर रेडियस चेंज होगी तो उसका टाइम में और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। वो सेंटेंस में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द टाइम फॉर डिफरेंट different radius is remain same। मीन्स के आपका टाइम मीन्स के आपकी रेडियस आपकी चेंज करने से भी उसका टाइम में कोई चेंजेस नहीं आता है, बिकॉज टी इज इक्वल टू 2πm/क्यूब। ये टाइम पीरियड किसकी कंपेरिजन वो करती है, मीन्स के वो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से वो बनाया हुआ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा तो आपका टाइम पीरियड कम मिलेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। वो एक मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी के पे डिपेंडेंट है, बट आपने मैग्नेटिक फील्ड को तो यूनिफॉर्म रख दिया है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड की भी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। ओके, देन आफ्टर ऐसी आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। वंस अगेन D1 इज वेनिस, मीन्स के वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, बट B इज बिकम मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोमिनेंट। मैग्नेटिक फील्ड आपकी वहाँ पे इफेक्टिव होगी। सो दैट चार्ज क्या करेगा, चार्ज इज टर्न एंड आफ्टर हाफ साइकिल, उसका टाइम कितना लगता है, मीन्स के उसकी साइकिल कितनी कंप्लीट हुई, हाफ। देन आफ्टर रीअपियर इन द गैप, और वापिस से गैप में आपको नजर आएगा, रीअपियर इन द गैप इन द डायरेक्शन, इन डायरेक्शन उसकी क्या हो गई D1 to D2। तो पहले आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, D1 to D2 आपने स्टार्ट किया था, देन आपने D2 to D1 और वापस D1 to D2। बाय दिस टाइम E इज ऑल्सो चेंज। ओके, तो वो वाली टाइम में आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाय दिस टाइम E ऑल्सो चेंजेस। ओके, द डायरेक्शन हैंस इज अलोंग वी इन द गैप। ओके, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। डायरेक्शन हैंस E इज अलोंग V इन द गैप। सेम सिचुएशन इज ए रिपीट एवरी हाफ साइकिल। तो ऐसी सेम सिचुएशन आपकी रिपीट हो जाती है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रिपीट हो जाती है। सेम सिचुएशन रिपीटेड every half cycle। In the gap, particle is a pick up a speed in the gap, particle pick up a speed, वो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है एंड within this it get turn, रेडियस की कौन इंक्रीज, उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, मीन्स क्या क्या करती है, सेम सिचुएशन रिपीट एवरी हाफ साइकिल। इन द गैप द पार्टिकल पिक अप अ स्पीड एंड विथ इन द D इट गेट्स अ टर्न एंड रेडियस कीप ऑन इंक्रीज। और फाइनली क्या हो जाती है, फाइनली व्हेन रेडियस it almost equal to radius of D, the speed has increased manifold। the speed आपकी इंक्रीज हो जाएगी, the speed is increased manifold। now the particle is brought out from window। जो आपने टारगेट विंडो वहाँ पे रखा था वहाँ से वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा आउट फ्रॉम द विंडो टू हिट द टारगेट विथ हाई एनर्जी।
ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी इतनी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो हम न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट में हम उसको हीट करवाएंगे तो न्यूक्लियस को भी क्या कर देगा, ब्रोक कर देगा। कंटिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, जैसे जैसे उसकी रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, और डिस्क का डायमीटर जितना उसकी रेडियस हो जाएगी, डिस्क की रेडियस जितनी उसकी रेडियस हो जाएगी, देन अपन हम उसको क्या करेंगे, विंडो में से उसको एक टारगेट पे हीट करवा देंगे, तब उसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी।